नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और मैं हूं निखिल और ये है हमारी रक्षा मामलों पर खास पेशकश रखवाले। रखवाले में इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं कर्नल अजय शुक्ला रिटायर्ड। आपने सेना में सेवाएं देने के अलावा अब आप एक पत्रकार हैं, एक सीजन कमेंटेटर हैं, डिफेंस में जितनी भी चीजें होती हैं और एडिटर हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स बिजनेस स्टैंडर्ड में। बहुत बहुत स्वागत है अजय आपका। शुक्रिया निखिल। अ, सर, रखवाले की शुरुआत इस हफ्ते हम बिल्कुल वहीं से करना चाहते हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ में 13 और लोगों का देहांत हुआ है एक चॉपर क्रैश में। हम इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो फैमिलीज हैं उनके लॉस को हम कंडोल करते हैं अपनी तरफ से। सर, पहले कमेंट्स में आपसे ओपनिंग रिमार्क्स उसी चीज पर लेना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी चीज थी जो किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं की थी। हम जनरली सोचते नहीं है कि हमारे इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स कभी इस तरह से हमारे बीच से विदा हो जाएंगे। तो जब ऐसा कोई वैक्यूम क्रिएट होता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये न्यूज सुनी? निखिल, पर्सनल लेवल पे मैं बताता हूँ। जनरल रावत और मैं एक साथ थे एनडीए में, एक साथ थे एक स्क्वाड्रन में, और मैं उनको तब से जानता हूँ 1976-77 से। और वो एक बहुत ही लाइकेबल आदमी थे। वो किसी को जो है ज्यादा भड़का के बात नहीं करना या ज्यादा डांट के बात नहीं करना, सबको जो है अपने साथ ले चल के अपने मंजिल पे जाना, डिस्कशन करना लोगों के साथ, ऑल्टरनेटिव व्यूज जो है उनको बर्दाश्त करना और बल्कि इनकरेज करना, ये सब उनके स्पेशलिटीज थे। और तब से वो बहुत ही ऊंचे स्तर के सोल्जर थे। उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सॉर्ड ऑफ ऑनर जो है जीता था, जो कि सबसे एक किसी कोर्स में जो सबसे अच्छा कैडेट है उसको दिया जाता है। तो वो ना सिर्फ एक बहुत लाइकेबल और बहुत सॉर्ट ऑफ वेरी गुड मैन ही वाज, लेकिन साथ में वो बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल सोल्जर थे। जो रिफॉर्म्स वगैरह जो चल रहे थे फौज में, आर्मी हेडक्वार्टर्स के रिफॉर्म्स, फाइटिंग यूनिट्स के रिफॉर्म्स, उसके बिल्कुल मतलब फोर फ्रंट पे ये थे। तो ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे बल्कि प्रोफेशनल लेवल पे भी ये एक काफी नुकसान हुआ है, और बहुत जो है कंडोलेंसेस मैं उनके परिवार जो बचे हुए हैं उनको देना चाहता हूँ। सर, हमने जनरल रावत का जो आर्मी में करियर है उसको काफी डिस्कस किया है रखवाले के पिछले एपिसोड्स में, जब जब उसका जिक्र आता रहा। और ज्यादा जिक्र उनके सीडीएस होने के बाद जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उनका हुआ। हम जो 1-1.5 साल से हम उसको फॉलो कर रहे थे रखवाले के एपिसोड्स में। हम ये जानना चाहते हैं कि जिन रिफॉर्म्स को वो अशर कर रहे थे तीनों सर्विसेज में, अ, उनकी अभी तक प्रगति क्या है और अब सरकार आगे की राह कैसे देख रही है? निखिल, एक बात जो अक्सर की जाती है वो ये है कि एज अ सीडीएस वो रिफॉर्म्स जो है ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन के विषय पे उसको स्पीयरहेड कर रहे थे। लेकिन सत्य तो ये है कि सीडीएस बनने से पहले भी जब वो आर्मी चीफ बने थे तो उन्होंने आर्मी के अंदर जो है बहुत फार रीचिंग और बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स का एक प्रोग्राम चालू किया था, जिसके अंदर फौज की जो मैन पावर थी जो बहुत ज्यादा मानी जाती थी, उसको कम करने का एक प्रोग्राम था। आर्मी हेडक्वार्टर्स में जो दिल्ली में जो लोग पोस्टेड हैं, सब फौजी कहते थे कि ये बहुत ज्यादा लोग जो है फाइटिंग फोर्सेस से निकाल के आप दिल्ली में पोस्ट कर रखे हैं। उनको कम करने के रिफॉर्म्स जो है जनरल रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने जारी किए। और ऑफिसर्स मैनेजमेंट के रिफॉर्म्स जो कि मतलब प्रमोशंस और पोस्टिंग्स वगैरह के सिलसिले में जो कार्यक्रम थे, उनके बारे में उन्होंने कई रिफॉर्म जारी किए। तो जब वो सीडीएस अनाउंस हुए थे 2019 दिसंबर में,
उनका ऑलरेडी जो है कई रिफॉर्म्स उनके कंप्लीशन तक ले गए थे। तो ये सिर्फ मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एज अ सीडीएस ट्राई सर्विस रिफॉर्म्स उन्होंने नहीं किए, बल्कि आर्मी के अंदर सिंगल सर्विस रिफॉर्म्स जो है उन्होंने उसका एक फाउंडेशन बनाया था, जो बहुत जरूरी था। सर, जो हम ट्राई सर्विस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा और प्रमुख थिएटराइजेशन ही है, और हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल में जब से अनाउंस किया गया था कि हमारे देश में थिएटर कमांड्स होंगी, काफी उठापटक चल रही थी और काफी टीथिंग ट्रबल्स आए जब ये देखा गया कि 15 अगस्त को डिक्लेयर किया जाना था, अनाउंस किया जाना था डिफेंस कमांड को, लेकिन वो नहीं हो पाया डेस्पाइट सक्सेस मीटिंग्स जो साउथ ब्लॉक में हुई। ऐसी स्थिति में और जब अब अचानक जनरल रावत का हमारे बीच में नहीं होना हो गया है, एक चॉपर क्रैश में उनकी डेथ हो गई है, आपको क्या लगता है कि जिस राह पे हम किसी तरह आगे बढ़ रहे थे, क्या उसमें अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी? क्योंकि जनरल रावत की तरह एक क्लैरिटी ऑफ थॉट उनमें थी, ही यूज्ड टू स्पीक हिज माइंड, और वैसे लोग थोड़े कम होते हैं फोर्सेस में। तो क्या वो जो एक 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 जो वो अलग तरीके से अपनी पर्सनालिटी एक्सरसाइज करते थे एज अ सीडीएस, उनके जाने से किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है? मतलब हो सकता है कि हम दूसरे व्यक्ति को ले आए सीडीएस के तौर पे, लेकिन अब जनरल रावत नहीं होने वाले हैं वहां पे, जिनके पास में अनुभव था पिछले 1-1.5 साल का। आप सही बोल रहे हैं निखिल। जो जो रिफॉर्म्स उन्होंने इनिशिएट किए थे, जारी किए थे, वो काफी हद तक इनकम्प्लीट रहे हैं। और इसमें कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। ये इतना सॉर्ट ऑफ बड़ा सब्जेक्ट है और इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये रिफॉर्म्स का जो है, कि ये 1 साल 2 साल 3 साल में कंप्लीट होने वाले रिफॉर्म्स थे नहीं। ये जो है बहुत लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स थे। और जिस भी देश ने ये ऐसे रिफॉर्म्स अटेम्प्ट किए या जारी किए और कंप्लीट भी किए, मैं अमेरिका का एग्जांपल आपको दूंगा। वो जो है 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर नहीं हुए रिफॉर्म्स। यहां तक बात पहुंची थी कि एक एक्ट ऑफ कांग्रेस, द निकल्स गोल्ड वाटर एक्ट, जो बताया इस नाम से जाना जाता है, वो पहले करना पड़ा। और फिर जो है जाके सर्विसेज ने ये देखा कि जो हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, तो हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। तो भारत के अंदर जो रिफॉर्म्स अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, ये इतने सॉर्ट ऑफ इतने जल्दी नहीं खत्म होने वाले हैं। एक सीडीएस, 2 3 4 सीडीएस लगेंगे इनके होने में। लेकिन जो इनिशिएट करता है, जो फाउंडिंग सीडीएस है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसमें जो है जनरल रावत को पूरी क्रेडिट देनी चाहिए। सर, जिस तरह का वैक्यूम अब हमारे सामने है जनरल रावत के जाने के बाद में, उसे लेकर एक सवाल, जो सक्सेशन को लेकर के भी जो डिबेट है, उसके भी मूल में यही है कि 2 साल सीडीएस के पद के सृजन को भी हो गए थे, उस पर एक ऑफिसर के रहने को भी हो गए थे। क्या इस तरह की किसी अनहोनी के बारे में एंटिसिपेट नहीं किया गया था कि अगर ये बहुत ट्रेजिक है कि उनकी मृत्यु हो गई है, कि अगर सीडीएस अनअवेलेबल हो तो उनकी जिम्मेदारियां किसके पास जाएंगी? जब ये रिटायर होंगे, दूसरे सीडीएस का सिलेक्शन कैसा होगा? जो टाइम हमें लग रहा है नए सीडीएस का नाम अनाउंस करने में, क्या उनके पीछे ये भी चीजें हैं जो क्लैरिटी अभी हमारे नियमों में, रूल्स में नहीं है? निखिल, मेरी राय में लोग जो है, हालांकि फौज के अंदर इतनी कैजुअलिटीज होती हैं, एक खतरनाक प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी जो है लोग इसकी प्लानिंग बहुत कम करते हैं कि अगर खुदा ना करे कुछ हो जाए चीफ को या वाइस चीफ को या सीडीएस को, जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ है। लोग बहुत कम तैयारी करते हैं ऐसे हादसे के लिए। और मेरे ख्याल में कभी सोचा भी नहीं गया था कि अगर जनरल रावत की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, कौन सीडीएस बनेगा, क्या प्रोसीजर्स होंगे, ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी क्या रहेगा इंटर सर्विसेज के सॉर्ट ऑफ सोल्जर्स और जनरल्स के बीच में से। तो हम लोग सब टेकन बाय सरप्राइज हुए हैं। ये जो है, जब खबर निकली थी
तो मैं तो बिल्कुल दंग चकित रह गया था कि मैं किसी ने सोचा भी नहीं था, मैंने खुद नहीं सोचा था कि क्या ऐसा हो सकता है। तो अब ये प्रोसीजर्स जो है मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूट होंगे फौज के अंदर, क्योंकि अभी जो है हमें ये बिल्कुल हमारे सामने आ गया है एग्जाम्पल। लेकिन या यू राइट न्यूज से कि फौज जो है तैयार नहीं थी इस हादसे के लिए। हाँ, मतलब मैं दोनों ही चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो फ़ौज है उसको भी, और जो 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 जिस सरकार के तहत फ़ौज काम करती है, सरकार का काम है उसके लिए नियम बना कर के उसको देना और फिर उसपे अमल करना फ़ौज का काम है। तो इस चीज़ को लेकर के एक क्लैरिटी की जा सकती थी। 2 साल का वक़्त काफ़ी होता है, हर तरह की इवेंचुअलिटीज़ को एंटिसिपेट करने के लिए, सोचने के लिए और फिर उसके लिए फ़ेल सेफ्स बनाने के लिए। तो इस बारे में सोचा जाना चाहिए था, ऐसा हमें लगता है। एक चीज़ जो सक्सेशन वाली डिबेट को लेकर के है, उसके बाद हमें जाकर के उन कंट्रोवर्सीज़ को भी डिस्कस करना है, जिसका सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर है कि ये क्रैश कैसे हुआ है। हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे कई तरह की राय हैं और जो कमेंटेटर्स हैं वो भी और जो ट्विटर पर्सन्स हैं वो भी अलग-अलग तरीके से इस बात के कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले सीडीएस कौन होंगे। जो अगर शिकरकर कमेटी के लॉजिक से जाते हैं तो जनरल नरवणे को बनना चाहिए, क्योंकि वो अभी एक सर्विंग जनरल हैं, अभी तीनों सर्विस चीफ्स में सबसे सीनियर हैं। लेकिन शिकरकर कमेटी ये भी कहती है कि उसके अंदर ऐसा कोई कोई रूल बुक नहीं है कि आपको इसी व्यक्ति को चूज़ करना है। सरकार अपने हिसाब से किसी को भी सिलेक्ट कर सकती है। आपकी समझ क्या कहती है सर इस मामले में? एक नया सीडीएस चुनने में किन चीज़ों को कंसिडर कर रही होगी सरकार, और क्या वो हमारे तीनों सर्विस चीफ्स में से कोई हो सकता है? देखिए निखिल, मेरी राय में ये चॉइस एक होती है जो सरकार ने एक्सरसाइज करनी है, बनानी है, कि क्या हम सीनियरिटी ले डाउन करें और उसके तहत उसके मुताबिक हमेशा जो है एक सक्सेसर तैयार रहेगा। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, नंबर 4 पे कौन है, ये सब जो है पहले से तय कर दिया जाएगा। और जब कोई मतलब जरूरत पड़े, चाहे डेथ की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ, बट किसी वजह किसी भी से वजह जो है, से अनअवेलेबल या हाँ, अनअवेलेबल हो जाएं, तो कौन नेक्स्ट बनेगा, ये पहले सब ले डाउन कर दिया जाए। ये एक एक राय है। दूसरी राय ये है कि सरकार के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़नी चाहिए कि अगर सीडीएस जब रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए या कोई और हादसा हो जाए, जब वो नॉन अवेलेबल हो जाए, तो सरकार के पास पूरा चॉइस जो है और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो कब अपने किस तरीके से और किस इंसान को अपना नेक्स्ट सीडीएस बनाए। मोदी सरकार ने जो है जो इंडिकेशंस दिए हैं वो ये हैं कि हम जो है अपना चॉइस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और सिर्फ सीनियरिटी के ऊपर नहीं जाएंगे। ये जनरल रावत के केस में उन्होंने डाउन द लाइन सिलेक्शन की है। नेवी चीफ के केस में, एडमिरल करमबीर के केस में डाउन द लाइन सिलेक्शन की है। और मेरे ख्याल में वो इस केस में भी अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहती है मोदी सरकार। तो इसलिए इस वजह से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक बात नहीं समझता हूँ। आज नहीं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा और सरकार के जो है चॉइस के मुताबिक होगा। ठीक बात है। सर, एक और चीज़ इसमें काफ़ी लोगों की दिलचस्पी है, जैसे एक पक्ष ये भी है कि तीनों सर्विंग चीफ्स के से इतर भी सरकार सोच सकती है और फिर उसमें लोग एक रैंक नीचे आकर के चर्चा चल रही थी। ज़्यादातर सेना के अधिकारियों का, थल सेना के अधिकारियों के नाम चल रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ये संभव है? और क्या इस चीज़ को जो मतलब तमाम संस्थान हैं, तीनों सर्विसेज़ हैं, सीडीएस का ऑफिस एक्सेप्ट करेगा कि अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सीडीएस अपॉइंट किया जाता है? और मेरे ख्याल में जो है ये सीडीएस का जो जो जिस स्टेज पे है, एक बहुत नाजुक स्टेज पे है। और तीनों सर्विसेज को जो है अश्योरेंस देना जरूरी है कि उनके इंटरेस्ट्स, उनके ऑफिसर्स और उनके जनरल्स को भी मौका मिलेगा सीडीएस बनने का। अगर हम हमेशा जो है आर्मी सीडीएस के असूल पे चलें, तो फिर जो है नेवी और एयरफोर्स का जो बाय इन बोलते हैं,
वो कम होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट है सरकार के लिए। बेशक एक बहुत लाइक कैंडिडेट हो आर्मी से, नॉट ओनली जनरल नरावने बट लोअर डाउन द यस। रैंक्स पे हो, तो क्या उनको नेम किया जाए या सीडीएस के इंस्टीट्यूशन को जो है बरकरार रखने के लिए और एयरफोर्स नेवी का बाय इन लेने के लिए उन दो सर्विसेज के किसी ऑफिसर को अपने बारी से बनाना चाहिए। तो ये जो है फिर से एक सरकार का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। और इस डिसीजन चाहे जिस तरीके से भी ये प्ले आउट करे, सीडीएस के इंस्टीट्यूशन के अंदर के लिए लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंट होगा। दरअसल हमने थल सेना इसलिए कहा क्योंकि ये चीज मतलब काफी सार्वजनिक थी ये बात की, जब सीडीएस बिपिन रावत बनते हैं और उसके बाद फिर ये पूछा जाता है कि क्या आर्मी से ही लोग प्रमोट होकर सीडीएस बनते रहेंगे, तब ये चीज अंदर खाने कह दी गई थी कि कम से कम 2 या 3 सर्विस चीफ्स ग्रूम करेंगे वो तीनों सर्विसेज के, और उसके बाद हो सकता है कि आर्मी से इतर 2 सर्विसेज में से हमें सीडीएस देखने को मिले। तो इसीलिए अभी जो ज्यादातर जो चर्चा है उसके अंदर आर्मी के ही ऑफिसर्स को कंसिडर किया जा रहा है। बट यस, यू आर राइट, सरकार ये भी कर सकती है कि नेवी या एयरफोर्स से किसी एक ऑफिसर को, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर को सीडीएस बना के और फिर वो बहस खत्म कर दे कि ये एक मार्च ऑफ इन्फेंट्री हो रहा है सॉर्ट ऑफ सीडीएस के ऑफिस में। निखिल, एयरफोर्स का यही एप्रिहेंशन थी, यही डर था उनको कि ये सीडीएस के इंस्टीट्यूशन को पूरे तरीके से चलाने में एयरफोर्स जो है पीछे रह जाएगा और आर्मी जो है अपने पोस्ट जो है खींचता खींचता जाएगा, क्योंकि उनका रोल ज्यादा है, उनके वो पूरे नॉर्दर्न बाउंड्रीज, वेस्टर्न बाउंड्रीज पे डिप्लॉयड है। और ये मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि तीनों सर्विसेज को मौका मिले, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि जस्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बट अश्योरेंस देने के लिए कि ट्राई सर्विसेज कोऑपरेशन ना सिर्फ एक स्लोगन है या ना सिर्फ एक मंत्र है, लेकिन असलियत में जो है बरकरार की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है और चलती है। तो एयरफोर्स जो है जिसके सबसे ज्यादा एप्रीहेंशंस थे इसके बारे में, उनको रोज फर्ज करो कल कोई एयरफोर्स ऑफिसर अनाउंस हुआ तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका असर होगा एयरफोर्स के ऊपर, कि ये जो है सीडीएस का रोल जो है हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा रहा है, और देखो अभी एयरफोर्स का सीडीएस बन गया है अपने बारी से। सो ये मैं सरकार को किसी तरीके से जो है ये नहीं इम्प्रेशन देना चाहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ सरकार को कि एयरफोर्स का सीडीएस बने, लेकिन जो लॉन्ग टर्म और इन प्रिंसिपल प्लानिंग जो की जाती है ऐसे मौके पे, तो ये दो बहुत बड़े विशेष पॉइंट्स हैं उसके, कि क्या सिर्फ सीनियरिटी और नंबर्स का खेल है ये, या ट्राई सर्विसेज कोऑपरेशन और ट्राई सर्विसेज जॉइंटमैनशिप भी इसमें असर देगा। सर, हमने देखा है ये तीनों सर्विसेज में होता है कि जब एक सर्विस चीफ आकर के अपना काम शुरू करते हैं तो 2 चीजों पर लोगों का ध्यान होता है। एक, जो सर्विस का ट्रेडिशन है, जो सर्विस के रूल्स हैं, उस हिसाब से काम चलता है, और दूसरा, हम उस ऑफिसर को अपनी पर्सनालिटी को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। हर ऑफिसर कोई एक माइनर चेंज, मेजर चेंज भी वो इंट्रोड्यूस करके निकलते हैं। सीडीएस का पोस्ट इस मामले में यूनिक था कि हम वहां पे ट्रेडिशन नहीं था, वहां पे कोई सेट प्रेसिडेंट नहीं था कि आपको किस तरह काम करना है, किस तरह के निर्णय आपको लेने हैं या किस परिपाटी पे चलना है। तो हमने ज्यादातर समय हम सीडीएस को अपनी पर्सनालिटी को ही एक्सरसाइज करते हुए देख रहे थे, और वो अपनी बातें कहते भी थे काफी फोर्थराइट होके, चाहे वो किसी भी तरह की बहस हो, चाहे वो सबमरीन वर्सेस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिबेट हो, चाहे वो सैम्स वर्सेस एयरक्राफ्ट की डिबेट हो, वो अपनी बातें कहते चलते थे, और उनका एक सोचने का तरीका था जिसको लेकर के वो काफी क्लियर थे। और उस क्लैरिटी की एक वजह ये कही जाती थी कि काफी अच्छा रैपो है उनका और पीएम के बीच में। क्या किसी नए ऑफिसर को वैसा रैपो बिल्ड करने में और वैसा कंफर्ट लाने में समय लग जाएगा अगर हम नया सीडीएस देख भी लेते हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स से हो, जिस तरह की निखिल, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मेरे ख्याल में जो भी अपॉइंट हो जाए आगे वाले दिनों में,
वो अपना रैपोर बनाएंगे सरकार के साथ। जनरल रावत का ये एडवांटेज जो है बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, कि वो एज अ चीफ ऑलरेडी अपना रैपोर बना चुके थे। और वो जो है जब वो अपॉइंट हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो जो बाकी दो चीफ्स थे एयरफोर्स और नेवी के और आर्मी के भी, जनरल नरावने, उनसे काफी सीनियोरिटी डिफरेंस था उनके साथ। जनरल रावत जो है उन बाकी तीन के सबसे सीनियर चीफ से 2 साल और सीनियर थे। तो उनको जो है अपनी पर्सनालिटी एक्सरसाइज करना और अपने कमांड एंड कंट्रोल को रखना और ये दिखाना कि जो है मैं सॉर्ट ऑफ ऑर्डर्स देता हूं और बाकी तीन चीफ्स जो है उन पे एक्ट करते हैं, ये आसान था क्योंकि सीनियरिटी उनके पक्ष में थी और एक्सपीरियंस भी उनके पक्ष में था। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो है जो नेक्स्ट आएंगे, ये जिस लेवल पे पहुंचे हैं ये ऑफिसर्स, आर्मी कमांडर्स रह चुके हैं, सर्विस चीफ्स रह चुके हैं कई केसेस में, ये एक्सपीरियंस जो इससे आता है वो एक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो रैपोर भी बना पाएंगे, कमांड एंड कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर पाएंगे और सरकार को जो है ये भी मौका देंगे कि वो अपने चॉइस के मुताबिक किसी को अपॉइंट करे। तो ये जो है मेरे ख्याल में जनरल रावत का केस यूनिक था। अभी जो भी सीडीएस अपॉइंट होगा वो बाकी तीन सर्विस चीफ्स के अप्रोक्सीमेटली सेम सीनियरिटी के होंगे, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया उससे उनके फंक्शनल एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक सवाल आखिरी जो इसी एक बिंदु पे होगा, उसके बाद हम अगले हिस्से में चलेंगे रखवाले के। हमें समझना चाहते हैं कि जनरल रावत की लेगेसी क्या होगी, जो अब हमें आगे बढ़ना है उस चीज से काम चलते रहना है एक बहुत ट्रेजिक लॉस के बावजूद। नए सीडीएस को किस मतलब नए सीडीएस को कौन सी वो सारी चीजें होंगी जिनको उसे फेस करते हुए आगे काम करना है। हम रिफॉर्म्स, मेजर रिफॉर्म्स का नाम जानते हैं, लेकिन जो टीथिंग ट्रबल्स हैं, जो अंदर खाने में बात चलती रहती है, उसमें आपको सबसे पहली कौन सी वो चीज होने वाली है जिससे नए सीडीएस का सामना होगा? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो है डिसरप्टिव, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो अंतर एक लाया है मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बीच में, ये है कि अभी जो है इंटरएक्शन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में काफी बढ़ गया है। पहले इतना नहीं हुआ करता था। ये ना सिर्फ है क्योंकि मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब जो है अपना खुद का एक्सरसाइज करते हैं काफी हद तक पावर, और वो एक कॉन्फिडेंट लीडर हैं जो कि मिलिट्री के साथ एंगेज करने में जो है अपना नुकसान बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी बात को आगे ले जाते हुए शायद फर्क ये एक होगा आइंदा में कि जो मिलिट्री लीडर्स हैं, जो मिलिट्री एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, जनरल्स हैं, वो सिविलियन लीडरशिप के साथ एंगेज करने से हिचकेंगे नहीं। उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग में ये बात अभी तक आ गई होगी कि जो सरकार है वो देखना चाहती है अपने जनरल्स के साथ, समझना चाहती है उन जनरल्स को, और इवेंचुअली अपना चॉइस एक्सरसाइज करना चाहती है कि उन दर्जनों जनरल्स के बीच में से कौन उनका फर्स्ट चॉइस होगा सीडीएस बनने के लिए, जिसको जो पूरा उनका कॉन्फिडेंस एंजॉय करे, जो अपने तरफ से जो है पूरी तरीके से एंगेज करे सिविलियन लीडरशिप को। तो ये सिविल मिलिट्री पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है, ये मेरे ख्याल में जो है सबसे बड़ा फर्क आया होगा पिछले 4-5 सालों के अंदर। सर, अब एक अंतिम जो हिस्सा है रखवाले का, हम उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहते हैं। MI-17 V5 एक बहुत डिपेंडेबल एयरक्राफ्ट, एक काफी केपेबल एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स काफी पसंद करती है। बीडीएम लिफ्ट में हम दिन रात हमें उसको इस्तेमाल करते हैं, ना ही सिर्फ ऑपरेशनल ड्यूटीज में। जब वीवीआईपीज को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, चाहे पीएम हो चाहे प्रेसिडेंट हो, हम इसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2013 से अब 2021 तक हम 8 साल में देख रहे हैं 6
बड़े क्रैशेस हैं। अब 2 हिस्सों में यहाँ भी डिबेट बढ़ गई है। एक हिस्सा है जो ये इस बात को काफ़ी ज़ोर-शोर से कह रहा है कि आपके 8 आपके 6 बड़े क्रैशेस हो गए हैं, आपने बहुत सीनियर लोगों को अब इसमें खो दिया है, अब आपको एक सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, आपके प्रोटोकॉल्स को रिव्यू की ज़रूरत है, आपके पायलट्स को ट्रेनिंग के रिव्यू की ज़रूरत है और मेंटेनेंस, हेलीकॉप्टर, वो सारी चीज़ों को ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है कि जिन नंबर्स में हमने इन्हें इंडक्ट किया है और जिन नंबर्स में हम इनको फ़ील करते हैं, दिन-रात ऑपरेट करते हैं, उसमें जो परसेंटेज ऑफ क्रैशेज़ है या परसेंटेज ऑफ स्नैग्स है, वो बहुत कम है और ये एयरक्राफ्ट अब भी डिपेंडेबल ही रहेगा, चाहे ये एक बड़ा ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ हो। आपकी समझ क्या कह रही है सर इस बारे में? अ, आपने ये भी देखना होगा निखिल कि हम लोग जो है एक चॉइस एक्सरसाइज कर चुके थे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की। वो अगुस्टा वेस्टलैंड 101 हेलीकॉप्टर सिलेक्ट हुआ था और जब वो इंट्रोड्यूस भी हुआ था सर्विस के अंदर, जब वो बहुत बड़ा जो है कंट्रोवर्सी जारी हो गया और ये जो है कांग्रेस सरकार ने हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड कर दिए, बीजेपी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और मामला जो है यहाँ तक पहुंच गया कि जो नॉर्मल मीडियम लिफ्ट हेली ड्यूटीज के लिए जो हेलीकॉप्टर भारत सर की फौज इस्तेमाल करता है, यानी कि मी-17, वो जो है चीफ के लिए भी ठीक रहेगा। लेकिन आप सारे जो है सर्विसेज को देखें, जो जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री को चाहे वो या ब्रिटेन के मिलिट्री को हो या आप किसी भी मिलिट्री को देखें, वो एक अलग वीआईपी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं जिसके पावर रिजर्व ज्यादा होते हैं, जिनके अंदर बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स फिट किए जाते हैं, जिसके अंदर प्रोटेक्टिव सिस्टम्स होते हैं वीआईपी के लिए, और जिसका कॉन्फ़िगरेशन वीआईपी कॉन्फ़िगरेशन में किया जाता है, जिसपे बॉडी गार्ड्स के लिए जगह होती है, प्रेस के लिए जगह होती है और प्रधानमंत्री के एंटुराज के लिए भी जगह होती है। तो हमारे लिए जो है हमने ये चॉइस, जब हमने ऑगस्टा वेस्टलैंड 101 को साइडलाइन किया था, तो हम इस बात पे ऑटोमेटिकली पहुंच गए थे कि मी-17 से काम हम चलाएंगे। अभी जो है जब ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है और आपने जैसे सही बताया है और भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो इस हालत में जो है और या इस वजह से जो है मी-17 को अभी सब लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करें, तो ये बात सही नहीं है। मेरे ख्याल में पर्सनल मेरा व्यू ये है कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए, उनके स्पेशल कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हम वीआईपी जेट्स इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री का एक जेट एयरक्राफ्ट है जो वीवीआईपी है, वो एम्ब्रेयर लेगेसी बिजनेस जेट्स पे चलते हैं, जो एयरफोर्स के वीआईपी स्क्वाड्रन में रखे जाते हैं। उस तरीके से जो है एक हेलीकॉप्टर यूनिट भी होना चाहिए वीआईपी स्क्वाड्रन के अंदर। अजीब बात होगी कि अगर दिल्ली से कोयम्बटूर तक वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ प्रधानमंत्री साहब या चीफ साहब आएंगे, लेकिन कोयम्बटूर से लेकर वेलिंगटन तक उनके लिए नॉर्मल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें लॉजिक क्या है? तो मेरे ख्याल में जो है भारत सरकार ने ना सिर्फ इस एक्सीडेंट के वजह से, बल्कि बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉमन सेंस की वजह से एक हेलीकॉप्टर सिलेक्ट करना चाहिए अपने वीआईपी के लिए और उस हेलीकॉप्टर को वीआईपी स्क्वाड्रन में प्लेस करना चाहिए, ताकि जो है जो हल्का एडेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वीआईपी के लिए, वो हो। सर वो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, सिंस आपने उसको मेंशन ही कर दिया, ऑगस्टा वेस्टलैंड हमारे पास 3 है, वो पालम में तिरपाल से ढके हुए हैं। अब तक के उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी उनको ऑपरेट करने में कि हमने फिर मैकेनिका और फिर बाद में जो लियोनार्डो ग्रुप हो गया, हमने उन्हें बैन कर रखा था। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, हम बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करते। उस कंपनी को अपना नाम ही चेंज करना पड़ गया मार्केट में, इतनी बदनामी हुई। अब हमने धीरे-धीरे उस पर से प्रतिबंध हटाने शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ टाइम पहले इटली भी गए थे। क्या आपको क्या इस बात में आपको दम नज़र आता है कि अब हमें उन 3 हेलीकॉप्टर्स को भी देखना चाहिए? क्या हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? अब उस कंपनी से भी हम बैन हटा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं, क्या उन्हें इस्तेमाल किया जाना शुरू करना चाहिए? और जो एक्विज़िशंस हैं, वो तो वक़्त के साथ होते रहेंगे।
मेरे ख्याल में जो है, चाहे जो भी फैसला हो, वो फैसला जल्दी होना चाहिए। ये सिर्फ ये ऑगुस्टा वेस्टलैंड 101 जो है अकेला वीआईपी हेलीकॉप्टर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो मरीन वन कहलाता है इस हेलीकॉप्टर को, वो एक सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर है, जिसका प्रोडक्शन जो है हमारा टाटा ग्रुप यहाँ पे कुछ हिस्से बना रहा है हैदराबाद में। तो हमारा ऑलरेडी जो है इनपुट है उस हेलीकॉप्टर के अंदर। मेरे ख्याल में जो है जो भी फैसला हो, एक हेलीकॉप्टर और दूसरे हेलीकॉप्टर के बीच में मार्जिन्स बहुत पतले होते हैं। कोई बेकार हेलीकॉप्टर नहीं बनाता है। ये सब अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं, इनमें से जल्दी एक सिलेक्ट करना चाहिए। एक सिलेक्शन ऑलरेडी हो भी चुका है, जिसमें ऑगुस्टा वेस्टलैंड 101 आगे निकला था। चलो अभी लोग जो है उस सिलेक्शन से जो है डिस्टेंस रखना चाहते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। तो एक और सिलेक्शन करो, जल्दी करो, और ताकि प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो वीवीआईपीज हों, जब वो ट्रैवल करते हैं तो पूरे सेफ्टी, सिक्योरिटी और टाइमलीनेस के साथ अपने मंजिल पे पहुंचे। सर, नए मशीन्स के अलावा क्या हमें नए प्रोटोकॉल्स की भी ज़रूरत होगी, या फिर एयरफोर्स के जो एक्सिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो फूल प्रूफ हैं इस तरह के वीवीआईपी सॉर्टीज़ के लिए? ये जो बात आप कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली होगा। जब ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा इस हादसे पे, तो मेरे ख्याल में जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं एयरफोर्स के, जो फ्लाइंग सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर पूरी रोशनी डाली जाएगी। पूरे तरीके से जो है सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर ये महसूस हुआ, ना सिर्फ एयरफोर्स को बल्कि बाकी सर्विसेज को भी, कि इसमें किसी तब्दीली की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में ये तब्दीली जो है जरूर होगी। क्योंकि ऐसा बड़ा जो है इंसिडेंट होता है, उससे बुरे आउटकम्स भी होते हैं लेकिन अच्छे आउटकम्स भी होते हैं। और ये अच्छा आउटकम ये होगा कि पूरे तरीके से जो प्रोसीजर्स हैं, और मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स, फ्लाइंग के प्रोसीजर्स, ये सब जो है इन पे रोशनी डाली जाएगी। ऑन दैट नोट, रखवाले की इस किस्त को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। शुक्रिया सर, हमें बहुत वक्त देने के लिए। एक शुक्रिया सैटरडे को निखिल, हमने आपको आपको आपसे बात करने डिस्टर्ब में। किया है। नहीं, ये आप लोग जो हो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो अपने प्रोग्राम के जरिए। और आई होप जो है इससे ये हो कि ये प्रोसीजर्स और ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं पूरे तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से किए जाए। बिल्कुल, और हम ये इसमें ज़रूर ऐड करना चाहेंगे सर, विथ योर परमिशन। एक सीओआई होती है, हम सब जानते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, ये भी हम सब जानते हैं। एयरफोर्स उससे सबक लेके उसको इंक्लूड भी कर लेती है अपने प्रोटोकॉल्स में। लेकिन तीनों सर्विसेज का रिकॉर्ड इंक्वायरीज को पब्लिक करने में, या उसका जो हिस्सा पब्लिक के लिए रेलेवेंट है, उसको कम्युनिकेट करने में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। उस चीज़ को भी चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत लंबी लिस्ट है उन एक्सीडेंट्स की जिनके बारे में बिल्कुल, हमें बाद में कभी कुछ पता नहीं चला। आई एग्री विद यू एंटायरली। ठीक है, शुक्रिया सर हमें वक़्त देने के लिए। शुक्रिया हमारे दर्शकों का जिन्होंने रखवाले शुक्रिया, की इस किस्त को भी देखा। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।